मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त बने हैं और साथ ही स्क्रीन पर आपको मेहमानों का एक खास पैनल भी नजर आ रहा होगा। प्रमोद स्वामी जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करती हूँ प्रमोद स्वामी जी आपका। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सुनील जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, आपका भी स्वागत करती हूँ राहुल लाल जी। और इसके साथ आपको स्क्रीन पर इस वक्त केशव नजर आ रहे हैं, अखिलेश मुझे नहीं दिख रहे हैं, हालांकि अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पूजा भी इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। सबसे पहले हमारे रिपोर्टर्स का रुख करूंगी। केशव आपके पास आते हुए 6 बज चुके हैं और वोटिंग अब खत्म हो गई है, मतदान अब खत्म हो चुका है। अखिलेश भी अब नजर आने लगे हैं। केशव ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं किस तरीके का उत्साह, क्योंकि हर बार जब बात होती है तो इसी पर बात होती है कि पिछले चुनाव में इतना % वोट हुआ था, तो ट्रेंड ये दिखाता है। इस बार 5 बजे का जो वोटिंग टर्नआउट आया, 6 बजे का फाइनल फिगर आना बाकी है, लेकिन क्या आपको लगता है वोटर्स के मन में क्या था आज जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे? देखिए, वोटर्स के मन में क्या था ये तो आज ईवीएम में कैद हो गया पूर्णिमा, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि नेताओं के मन में क्या था ये टटोलने की सबने कोशिश की। खासतौर से जो सीएम एस्पिरेंट हैं, चाहे कांग्रेस से हो या बीजेपी से, सबको टटोलने की कोशिश की और कहीं ना कहीं सब ना मुंह से हाँ ना कहते नजर आए, दिल में हाँ था सबके। दूसरी, वोटर्स का जो ट्रेंड रहा, राजस्थान में मैसिव वोटिंग हुई है। 5 बजे तक का आंकड़ा लगभग 70 के आसपास टच कर रहा है और उम्मीद है कि जो पिछली बार का रिकॉर्ड था उससे आगे चीज़ें जाती नजर आएंगी। आज हमने झालावाड़ का रुख किया था और झालावाड़ की तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने खंगालने की कोशिश की। झालरापाटन, जहाँ से वसुंधरा राजे चुनाव लड़ती हैं, वहाँ पे साफ तौर पर वसुंधरा राजे का क्रेज़ देखने को मिला। अब हम ये बात कह सकते हैं, क्योंकि अब वोटिंग थम चुकी है तो ये बात कहने में गुरेज नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे का क्रेज़ और वसुंधरा राजे के जो वोटर हैं उनको सीएम बनता देखना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह का बानगी देखने को मिली है। पूरे राजस्थान में जिस तरह से हवा चल रही है, अलग अलग छत्रप जो हैं अपने तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं और जिसकी जितनी कह सकते हैं शक्ति है, ये जितने सपोर्टर्स हैं, गहलोत का जादू चलेगा कि नहीं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि गहलोत ने लास्ट के 6 महीने में जो किया है उसके बाद राज और रिवाज की जो कवायद उसमें क्या पलटी आएगी ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, और इस पर नजर भी रहेगी। मैं लौटती हूँ अखिलेश आपके पास। केशव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूजा भी हमारे साथ जुड़ी है और इसी बीच में हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अदिति, आज का दिन बड़ा हेक्टिक रहा क्योंकि राजस्थान में चुनाव था, लेकिन इसी बीच में देखिए तस्वीरें भी दिखा दूं और उसके बाद आपके पास सवाल के साथ आऊंगी। ये ईवीएम है और यही वो है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कैद हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है। और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईवीएम को सील किया जा रहा है, बाकायदा इनको अब स्ट्रांग रूम ले जाया जाएगा और देखिए किस तरीके से ईवीएम को सील किया जा रहा है। हर बार ईवीएम पर भी सवाल उठते हैं, ये हमने हर चुनाव में देखा है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग पूरे चुनावों को, इलेक्शंस को संपन्न करवाता है, मैं फिर कहूंगी कि चुनाव आयोग की तारीफ करनी होगी। अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर जिस तरीके के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, वोटर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, जो चुनाव है वो सही तरीके से संपन्न हो, ट्रांसपेरेंट रहे, इसकी पूरी कोशिश चुनाव आयोग करता है। बहरहाल ये तस्वीरें आप देखते चलिए, क्योंकि ईवीएम को सील करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। और अदिति, यही मैं कह रही थी कि आज का दिन तो बड़ा हेक्टिक रहा। सबसे पहले अभी तक का जो वोटिंग टर्नआउट 5 बजे तक का सामने आया है, राजस्थान में पिछले कई सालों में जो वोटिंग टर्नआउट देखने को मिला और उसके बाद किसी की सत्ता गई तो कोई वापस सत्ता में लौटा। आज के इस वोटिंग टर्नआउट को आप कैसे रीड करती हैं? देखिए, 2 तरह की बातें हैं। पहला, हम इलेक्शन कमीशन को जरूर धन्यवाद देंगे, लेकिन आज राजस्थान में बहुत सारी जगह अलग अलग अप्रिय घटनाएं रिगार्डिंग वोट देना रही। ऐसे में ईवीएम का खराब होना, जो माना जा सकता है कि मामूली बात है, लेकिन जिसके चलते बहुत सारी जगहों पर 1-1 घंटे का डिले रहा। जब ईवीएम बदले गए, वीवीपैट को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं वोटर्स के लिए इतने उत्साहित वोटर्स थे पूर्णिमा कि वो 2-2 घंटे रुकने को तैयार थे। लेकिन कई जगह ऐसा भी था कि वोटर परेशान हुआ। फिर कई जगह ऐसी घटनाएं निकल कर आई कि हमने पिछली बार वोट किया है लेकिन इस बार हमारा नाम नहीं है, और लगातार पूरे परिवार को या पूरे मोहल्ले के 2-2 लोगों को, हर परिवार से ये कहा गया कि आप लोकसभा में आइएगा, आपका नाम नहीं है।
तो ऐसे में स्थानीय लोगों ने आरोप भी लगाया वहां पे। जो भी पॉलिटिकल पार्टी को ये लग रहा था कि हमारी तरफ वोटिंग कम हो रही है, वो लोगों ने आरोप जताया। तो इस तरह की अप्रिय घटनाएं हुई। फिर कई ऐसे गांव हैं, लगभग 15 ऐसे गांव रहे जहां पर वोटिंग की ही नहीं गई। उन्होंने बहिष्कार किया। किस वजह से? बिजली, पानी, तमाम ऐसे मुद्दों की वजह से। अच्छा, एक और बात कही जाती है, ग्रामीण इलाके जो हैं वो कांग्रेस उनका वर्चस्व है राजस्थान में, तो ग्रामीण इलाकों में वोटिंग नहीं हुई। अब ये जो वोटिंग परसेंटेज एक्चुअल निकल कर आएगा 7 साढ़े 7 बजे तक, क्योंकि कई जगह जहां पर वोटिंग नहीं हुई वहां पर टाइम बढ़ाए जाने की बात सामने आ रही है। कई जगह जहां टाइम से वोटिंग हुई वहां पर, जैसा आपने कहा, सील हो रही है। अब सवाल है, पिछली बार का वोटिंग परसेंटेज फिलहाल जो कम नजर आ रहा है, क्योंकि अब फाइनल निकल कर आएगा। अब देखिए, मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से मैंने बात की जब चुनाव अपने वोटिंग अपने अंत पर आई। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता आश्वस्त हैं, यहां तक कि जो बड़ी बड़ी सीटें हैं, जो जिसे बोलते हैं कि मंत्रियों की बड़ी सीटें रही हैं, जो हॉट सीट रही है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर अपने आला कमान को ये रिपोर्ट दे रही है यहां से कि वहां हम चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है। जहां पर कांटे की टक्कर रही और जहां पर हॉट सीट रही वहां भारतीय जनता पार्टी। वही कांग्रेस ये मान रही है कि वोटिंग परसेंटेज को समझिए, हो सकता है कि वो जो तरीका है राज को कायम रखने के लिए वोटिंग हुई हो, तमाम तरीके की यहाँ पर थ्योरी निकल कर आ रही है। लेकिन उसी बीच में अशोक गहलोत ये कह चुके हैं कि हमें लोगों का आशीर्वाद मिला है, इस बात को दोहराते हुए कि मेजॉरिटी के साथ हम सरकार लेकर आ रहे हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र अदिति कर रही थी, जाहिर है कि वोटर्स को प्रॉब्लम होती है। पूजा, जल्दी से आपके पास आते हुए क्विक अपडेट दे दीजिए दिन भर जो आपने देखा। देखिए, फिलहाल क्योंकि अब जो वोटिंग है वो बंद हो चुकी है, दरवाजे बंद हो चुके हैं, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़ी बात यह है कि शुरुआत में लग रहा था कि जो बड़े नेता यहाँ पर आए, जो बड़े बड़े विषय, जो बड़े बड़े वादे किए गए, उनका असर देखने को मिलेगा। लेकिन मैंने अपने जिस संभाग में मैं हूँ, यहाँ के जितने मैंने पोलिंग बूथ विजिट किए, वहां पर लोगों ने खासतौर पर अपने स्थानीय मुद्दों का जिक्र किया। दूसरा, अदिति ने भी एक बात का जिक्र किया कि लोगों में नाराजगी थी कि वोटर लिस्ट से उनका नाम ही कट गया। ऐसे कई मामले मेरे पोलिंग बूथ पर भी सामने आए, जिस कारण से लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर थी। दूसरा, एक ही परिवार के लोगों के अलग अलग बूथ पर आप उनका वोट करने का मौका था, तो उसको लेकर भी लोगों में नाराजगी थी। खासतौर पर जो स्थानीय मुद्दे थे वो बहुत हावी रहे। इस इलाके में जो पानी का मुद्दा है वो बहुत ज्यादा, गंदगी का अंबार, ये ऐसे विषय रहे जिनको लेकर महिलाएं खासतौर पर अपने घर से बाहर निकली, और एक महिला सुरक्षा का विषय भी लगातार यहाँ पर बना रहा। और देखिए, अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं, हमने जाना कि तिजारा के अंदर अच्छा खासा वोट परसेंटेज रहा, बाकी की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कंपैरिजन में वहां पर सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज रहा। हालांकि अब जो फाइनल टर्नआउट आएगा उसमें और तस्वीर साफ होगी, लेकिन अभी तक तिजारा की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा वोट होता हुआ नजर आया। ठीक है पलक, मेरा सवाल आपसे भी यही, क्योंकि लगातार आपने दिग्गजों को भी कवर किया, जीत को लेकर वो बड़े आश्वस्त नजर आए। ऐसे में वोटर्स और जो प्रत्याशी हैं, क्या आपको लगा कि कोई ऊपर नीचे है दोनों के दिमाग में? वोटर्स के मन में क्या है? विकास की बात करते हैं या उनके लिए जो घोषणाएं की गई, गारंटी दी गई, उनके लिए वो ज्यादा मायने रखते? मुझे लगता है स्थिति हर जगह लगभग समान ही है। जो मुद्दे फिलहाल जो पूजा गिना रही थी, वो मुद्दे कुछ यहाँ पे भी मैंने देखे। जिस तरीके से किसी किसी का यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे, वो काफ़ी परेशान होते हुए नजर आए, क्योंकि जैसे 6 बजने वाले थे, थोड़ी सी अफरा तफरी यहाँ पर मच गई, क्योंकि हर किसी की कोशिश होती है कि मैं अपना वोट दे दूँ। दूसरा, जब मैंने यहाँ पर महिलाओं से बात की तो महिलाओं का तो ये था कि अभी हमें जो सुविधाएं मिल रही हैं वो वैसी मिलती रहे, और महिला सुरक्षा को लेकर बार बार हर किसी लड़की या महिला का कहना था कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा हमारा है, महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को आगे कुछ और भी करना चाहिए, उसी को लेकर हम वोट देने आए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो वोट है वो खाली ना जाए। ऐसे तमाम बातें, चूंकि मैं मुख्यमंत्री के गृह जिले में हूं, तो यहाँ पर थोड़ा सा उनका प्रभाव मुझे ज्यादा देखने को मिला। जैसा कि अखिलेश अभी बता रहे थे, अखिलेश चूंकि पूर्व सीएम के वहां पर है, तो वहां पर थोड़ा उनका प्रभाव देखने को ज्यादा मिल रहा है। हमने जिस तरीके से देखा, पूजा, पूर्णिमा, माफ कीजिएगा पूर्णिमा, जिस तरीके से अंतिम दौर में प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर जो रुख रहा, पूरी कोशिश की गई उनके पक्ष में हवा करने की, क्योंकि जो राजस्थान की जो प्रथा कह सकते हैं, उसको जो प्रथा चली आ रही है, जब सीएम अशोक गहलोत को लेकर, उस प्रथा को लेकर सवाल किया गया, तो सीएम अशोक गहलोत का बार बार वही कहना था कि इस बार वो प्रथा, वो रिवाज बदलेगा। मैंने उनकी बहू से भी बातचीत की, उनका भी कहना था कि इस बार राजस्थान का जो रिवाज हमेशा से चला रहा वो बदलेगा। देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि अब जो किस्मत है सभी दिग्गजों की ईवीएम में वो कैद हो चुकी है। और अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें, लगभग 69% जोधपुर की वोटिंग परसेंटेज फिलहाल है, और जो फाइनल है वो 7.5 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, चलिए, आप लोगों की मेहनत और जो दूसरी तरफ कैंपेनिंग के जरिए नेताओं ने मेहनत की है, वो
वो कितनी रंग लाती है ये तो 3 तारीख को पता चलेगा जब इस चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। लेकिन फिर भी एनालिसिस क्या कहता है, बीजेपी कांग्रेस हो, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक है वो क्या कहते हैं, जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं। प्रमोद स्वामी जी बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, वोटिंग ट्रेंड को लेकर क्या आपकी अपनी कोई रीडिंग है? आपका जो सर्वे कहता है, जो इंटरनल पार्टी का सर्वे है, क्या आपको लगता है कि वो मैच होता हुआ नजर आता है या उसमें कुछ 19-20 आपको लगता है? और अभी भी क्या आप आश्वस्त इस बात को लेकर है कि जो रिवाज चलता आया है राजस्थान में सरकार को लेकर, सत्ता परिवर्तन को लेकर, वो इस बार भी बरकरार रहेगा? बिल्कुल, देखिए राजस्थान में जैसे आपने कहा कि रिवाज चलता आया है कि 5 साल एक कांग्रेस की सरकार रहती है, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है। और आप ही के चैनल में आप ही के जो रिपोर्टर है अभी जो रिपोर्टिंग कर रही थी चुनाव के बारे में, उन्होंने जो 2-3 बातें कही उससे काफी चीजें स्पष्ट होती है। एक तो उन्होंने कहा कि 15-20 ऐसे गांव हैं ग्रामीण इलाकों में जिन लोगों ने वोटिंग को बाइकआउट किया है, और बाइकआउट करने की वजह क्या है, बिजली पानी जो है वो उनको उपलब्ध नहीं हो पाए। तो ये बिजली पानी देने की ड्यूटी किसकी थी? राज्य सरकार की थी। तो 5 साल में राज्य सरकार अपने काम करने में कितनी विफल रही है, ये इसी बात से पता चलता है। ये बात मैंने नहीं कही, आपके रिपोर्टर ने कही है कि लोगों को इतना आक्रोश था कि वो वोट देने भी नहीं गए और उसकी वजह थी बिजली पानी। दूसरी बात, आप ही के चैनल में अभी चर्चा के दौरान में ये भी बात भी उठी कि जो महिलाएं हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की वजह से काफी महिलाएं जो चिंतित है। तो ये तो एनसीआरबी का जो डाटा है वो अपने आप में इस बात को कहता है कि दुष्कर्म और महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले में राजस्थान जो है 1 नंबर पे है। तो जो भारी संख्या में जो महिलाएं जो मतदान करने के लिए निकली है, निश्चित रूप से उनके मन में इस बात का आक्रोश है, इस बात का क्षोभ है कि महिलाओं से दुष्कर्म और हिंसा के मामले में जो राजस्थान में जो गहलोत सरकार जी का जो रिकॉर्ड कार्ड था वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है, और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड में भी राजस्थान 1 नंबर पर है। दूसरी बात, आज देखिए जो जिस तरह से एक समय राजीव जी ने खुद कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और मात्र 15 पैसा जनता तक पहुंचता है। तो जो राजस्थान में लाल डायरी वगैरह और इस तरह के जो भ्रष्टाचार की जो बातें आ रही हैं वो हम सबको पता है। तो ये भ्रष्टाचार भी इस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। तो भ्रष्टाचार है, उसके बाद में जिस तरह से सांप्रदायिक सद्भावना के मामले में भी राजस्थान को हम राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना भी राजस्थान में जिस तरह से रहनी चाहिए थी वैसी नहीं रही। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि किस तरह से कन्हैया लाल जी की नृशंस हत्या कर दी गई और उसका वीडियो बना लेकिन उनकी तरफ से तो सर स्टेटमेंट देखिए आ चुका है कि अब उनके मसले का राजनीतिकरण न किया जाए, और बेहतर ये है कि उस मामले में न्याय दिलाने के लिए लोग साथ में आए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। सुनील कौशिक जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सुनील कौशिक जी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो कांग्रेस के पक्ष में, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो कांग्रेस के एंटी, और इसी को एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है। हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा है राजस्थान में। ऐसे में इस बार आपको लगता है कि कहीं उसको कमतर कर पाई है कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, जिस तरीके की योजनाएं चलाई गई? क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है, और इसका मैंने जिक्र दिन में भी किया था, कि भले ही जो कैंडिडेट्स हैं उनसे नाराजगी लोगों की हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर वो खुश है। नहीं पूर्णिमा जी, बिल्कुल आप देखिएगा ना कि जब तमाम एजेंसियों ने वहां जाके सर्वे किए और सर्वे करने के बाद जो चीजें निकल करके आई, निश्चित तौर से चौंकाने वाली थी। जहां सत्ता परिवर्तन की बात आती है, राजस्थान की जनता ने इस बात को देखा है कि 2013 में आप देखेंगे कि इतना पूर्ण बहुमत, जहां बीजेपी को 163 सीटें मिली हों, और 2018 में उनको 78 सीटों पर लाके खड़ा कर दिया। और 2013 से पहले 2008 की आप तुलना करेंगी तो निश्चित तौर से वहां गहलोत जी की सरकार को या कांग्रेस की सरकार को बहुमत था। तो ये सब आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान की जनता बहुत बारीकी से समीक्षा करती है, हर मुद्दे पर वो अपनी प्रतिक्रिया देती है, और यही सब चीजें हैं। या तमाम सी वोटर्स और तमाम एजेंसियों की आप तुलना करेंगे तो निश्चित तौर से देखेंगे कि जुलाई में जो आया, जुलाई के बाद फिर अक्टूबर में जो सर्वे आता है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत की तरफ लेके जाता है। जहां आप बात करेंगी वोट प्रतिशत की, जहां 2018 में कांग्रेस को 39% वोट मिला, और वहीं जाकर के जुलाई 2023 की जब
सी वोटर और तमाम एजेंसियों ने जब सर्वे किया तो 41%, लगभग 2% के आसपास वोट पड़ा और अक्टूबर में वो 42% हो गया। और बीजेपी को आप देखेंगे कि 39% वोट, उसको भी लगभग आगे पीछे कुछ बना। जुलाई में 46% और फिर 47% पे आके टिक गया। तो देखेंगे कि कांग्रेस को भी वोट प्रतिशत बढ़ रहा है और बीजेपी को बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस को 3% और प्लस 8% बीजेपी को। इसलिए ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर से जो वहां मुद्दे रहे और जिस तरीके से अभी ये चर्चा हो रही थी कि तमाम जगह चुनाव डालने से लोगों ने वोट डालने से लोगों ने इसलिए मना किया क्योंकि वहां व्यवस्थाएं उनकी जो वायदे किए गए या जो उनको सहूलियत मिलनी चाहिए थी जनमानस को, वो नहीं मिल पाई। इसलिए उन्होंने वोट न डालकर सरकार पर या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी पर प्रेशर बनाने का प्रयास किया। अब सीट की आप समीक्षा कीजिए। सीट की भी यदि हम बात करें तो जहां जुलाई में कांग्रेस को 83 सीटें मिल रही थी, वही अक्टूबर में जाकर 64 के आसपास सर्वे कहते हैं। जहां जुलाई में बीजेपी को 14 सीटें मिल रही थी, वो जाकर के अक्टूबर में 132 सीटें। अब ये सर्वे आसपास के आप देखेंगी जिन प्रदेशों के चुनाव हुए हैं और जो सर्वे निकल करके आए हैं, लगभग थोड़ा आगे पीछे होकर सटीक बैठे हैं। तो क्या निश्चित इस पर थोड़ा सा और एनालिसिस करने के लिए डॉक्टर सुनील कौशिक वक्त रहेगा, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसी बीच में ग्राउंड पर मेरे सहयोगी केशव भी मौजूद हैं। केशव, आपके पास आते हुए, आपकी जो लोकेशन थी वहां पर आपने लगातार कोटा से कवरेज किया, आपने देखा दिग्गज वहां पर पहुंचे, मताधिकार का इस्तेमाल किया, उत्साह भी बना हुआ था। ऐसे में वोटर्स को लेकर आप रीड आउट क्या कर पाए, क्योंकि कहा जाता है कि राजस्थान में भी जातिगत समीकरण बहुत मैटर करते हैं, तो उनके लिए मुद्दे क्या थे जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे? जी बिल्कुल पूर्णिमा, आपने सही कहा। मैं सुबह 6 बजे से ही कोटा के अलग अलग विधानसभा से रिपोर्टिंग कर रहा हूं और जो मैंने जाना, अधिकतर विधानसभा पर जो वोटर मतदान करने के लिए आ रहे थे बूथों पर, उनके अंदर जो वोटिंग वक्त जो मुद्दे थे वो साफ तौर से राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे। इस वक्त मैं कोटा के नॉर्थ विधानसभा के एक बूथ पे मौजूद हूँ। यहाँ से राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं शांति धारीवाल, उनका ये विधानसभा सीट है और वो इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि जब भी वो चुनाव जीतते हैं कांग्रेस की सरकार बनती है, या यूँ समझ लें कि कोटा के जो नॉर्थ सीट है, इस पर विधानसभा सीट पर जो जिस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं उस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनती है। इस बार प्रहलाद गुंजल जी यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और शांति धारीवाल जी को एक बार फिर से कांग्रेस ने टिकट दिया है। उनकी जो टिकट की सूची में कांग्रेस ने 7वीं सूची में उनका नाम फाइनल किया था। तो इस बार सभी की निगाहें फिर से कोटा नॉर्थ विधानसभा सीट पर टिका हुआ है कि यहाँ से कौन प्रत्याशी जीतता है, क्योंकि पूरे राज्य के जो दिग्गज हैं उनकी निगाहें इसलिए टिकी रहती है कि इस सीट से जो भी प्रत्याशी जीतता है उस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनती है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं जो ये कोटा नॉर्थ विधानसभा सीट है ये बहुत ही हॉट है। और दूसरी तरफ कोटा साउथ से वोटर हैं ओम बिरला, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, हालांकि वो एक संवैधानिक पद पर है, इसलिए अपनी पार्टी के लिए, भाजपा के लिए वोट जरूर नहीं मांगे हो जनता के बीच जाकर, लेकिन उनका भी प्रभाव जरूर पूरे राजस्थान में भी कह सकते हैं। जब आप उनसे बात कर रहे थे, क्योंकि वो जिस पद पर हैं उन्होंने कोई पॉलिटिकल बाइट भी नहीं दी, ऐसा भी देखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया केशव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आप ग्राउंड से हमें रिपोर्ट दे रहे थे। और इसी बीच में अवधेश कुमार जी भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और रत्नाकर सिंह कांग्रेस के लीडर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि जो अभी बात केशव कह रहे थे, एक राष्ट्रवाद का मुद्दा, एक हिंदुत्व का कार्ड, क्या आपको लगता है बीजेपी ने उठाने की कोशिश की और उसका इंपैक्ट पड़ा होगा? खासतौर से करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा, वहां पर जो सांप्रदायिक दंगे थे उसका मुद्दा बीजेपी ने उठाया। पार्टी ने अलवर में जो मंदिर तोड़ा गया उसका मुद्दा उठाया। उदयपुर में जो सरतन से जुदा का मुद्दा था वो बीजेपी की तरफ से उठाया गया। क्या आपको लगता है इन एरियाज में किसी तरीके का इंपैक्ट इन मुद्दों की वजह से कांग्रेस के लिए एंटी हो सकता है? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव है, ये चुनाव जो है हम लोगों के मुद्दे पर लड़ाई लड़े हैं और लोगों के मुद्दे जो है, जो उम्मीदों से लोगों ने हमको चुना था और उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की है। और राजस्थान की सरकार ने जो विकास का काम किया है, लोग उस विकास कार्य को देखते हुए राजस्थान के गहलोत सरकार को फिर से इस बार आशीर्वाद देने का काम किया है। राजस्थान की सरकार ने अपने 96% जो वादे किए थे मैनिफेस्टो में, उस वादों को पूरा करने का काम गहलोत सरकार ने किया है, जिसमें कि युवाओं को रोजगार 3 लाख देने का काम किया है, ओपीएस लागू करने का जो काम किया है, 15,500 करोड़ 20,70,000 किसानों के ऋण माफ करने का काम किया है, 25 लाख तक चिरंजीवी योजना जो है वो जिसके तहत गरीबों को हॉस्पिटल में फायदा देने का काम किया है। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं दर्शाती है कि 5 साल जो निरंतर विकास के कार्य चल रहे थे, उस विकास कार्य से जनता फिर इस बार आशीर्वाद देने वाली है कांग्रेस सरकार को। वहीं पे दूसरी तरफ आप देखिएगा
कि इनके भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेतागण हों, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, जब जब इन्होंने दौरा किया राजस्थान का, ये एक ही इनका लक्ष्य था कि किस तरह से बांटो और राज करो वाली राजनीति लेकर के, स्ट्रेटजी रणनीति लेकर के आगे बढ़े। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जैसा व्यक्तित्व वाला आदमी और व्यक्ति जो है वो ध्रुवीकरण की बात करता है और वो सांप्रदायिक घटनाओं की याद दिलाता है, लोगों को उन्मादी बनाने की कोशिश बदले में करता आप है। भी तो पनौती बता देते हैं फिर। नहीं, वो सब्जेक्ट ही बिल्कुल राजस्थान चुनाव से लेकर के नहीं है। वो राजस्थान चुनाव में पनौती शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो भारतीय जनता, ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन हुआ है वो कहीं ना कहीं विकास वर्सेस जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके बीच हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के माध्यम से हमेशा पोलराइज करने की कोशिश की है, चाहे वो प्रधानमंत्री का वक्तव्य हो, जो कन्हैयालाल की घटना को याद दिलाना हो, चाहे अन्य घटनाएं हैं उनको याद दिलाना हो। ये पूरा इन्होंने रणनीति सेट करके रखा था कि किस तरह से पोलराइज करें। लेकिन राजस्थान की जनता बिल्कुल समझदार है और वह जानती है कि जनता के लिए सिर्फ और सिर्फ गहलोत सरकार ने काम किया। मैं आपको एक उदाहरण के तहत समझा देना चाहता हूं कि किस तरह से बीजेपी का एमएलए वहीं पे बैठा था और अमित शाह जी भाषण देने जा रहे थे। बीजेपी का एमएलए ऑन स्पीकर कहता है कि गहलोत जी के बारे में और पायलट जी के बारे में कुछ मत कहिएगा, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लोकप्रियता लोगों के बीच गहलोत जी और पायलट जी का है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान में लोग प्यार कर रहे हैं और विकास के नाम पे वोट देने जा रहे हैं। ठीक है सर, प्रमोद जी इसका आप जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इसी बीच में अवधेश जी आपके साथ शुरुआत करते हो, फिर राहुल लाल जी आपके पास आऊंगी, बिलाल खान साहब आपके पास भी आऊंगी। जल्दी से अवधेश जी, जो मुद्दे थे, क्या आपको लगता है एक तरफ जहां पर जाट समुदाय का दबदबा एक तरफ देखने को मिलता है, लगभग 9% राजपूत वोटर्स हैं, मीरा वोटर्स हैं, गुर्जर वोटर्स हैं, ये अपनी पैठ बनाते हैं, क्या आपको लगता है कि एक तरफ जहां पर कांग्रेस ने ऐलान किया, जैसे कि ओवरऑल ही उन्होंने कह दिया कि हम जातिगत सर्वे करवाएंगे, फिर जातीय जनगणना की बात होती हुई नजर आती है, क्या आपको लगता है उसका ओवरऑल इंपैक्ट राजस्थान की राजनीति में कहीं ना कहीं नजर आएगा और जो चेहरे उतारे गए, चेहरे मोहरे, उनके जरिए पर्टिकुलरली इनको साधने की कोशिश में कांग्रेस या बीजेपी सफल नजर आती है? देखिए, जो भी मुद्दे उठते हैं उसका जनता पर असर होता है, लेकिन देखना यह पड़ता है कि चुनाव के परिणाम का निर्धारक कौन कौन मुद्दे होंगे, क्या क्या फैक्टर रहे हैं। जब आप राजस्थान में देखते हैं तो एक सबसे बड़ा तथ्य हमेशा ध्यान में रखिए कि 1993 से पिछले 30 वर्ष में कांग्रेस ने जब भी सरकार बनाई है उसको बहुमत कभी नहीं मिला है, कभी भी वो बहुमत के आंकड़ा को पार नहीं की है। तो जाहिर है अगर पार्टी इतनी सशक्त थी तो उसको बहुमत मिलना चाहिए था। किसी चुनाव में 1993 के बाद कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने जब जब सरकार बनाई है उसको बहुमत मिला है और पिछले बार तो अपार बहुमत मिला है। तो ये बता रहा था कि राजस्थान की जो राजनीति है वो किस तरह से बदल रही है। कांग्रेस में एक लग रहा था इसे कद्दावर नेता का अभाव है। पिछले 3 चुनावों से हम देख रहे हैं कि अशोक गहलोत जी का एक कद उसमें बढ़ा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे एक पैरेलल नेता दोनों रहे हैं और दोनों में समानता भी देखिए, दोनों 5-5 बार सांसद रहे हैं, दोनों 5-5 बार विधायक रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे 1985 में पहली बार विधायक रही है। तो जो फैक्टर है उसको देखना पड़ता है। पिछले चुनाव के बारे में जो बताया जा रहा है कि एक एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के खिलाफ, दोनों पार्टियों के बीच जीत हार का जो अंतर है वो देखेंगे 1,74,699 वोट के अंतर से केवल सरकार बदल गई थी। तो इसीलिए कह रहा हूं कि वो राजस्थान में जिस ढंग से हम एक बना रहे हैं उस ढंग से अंक गणित नहीं बताता है। वहां का अंक गणित कांग्रेस के 100% पक्ष में पिछले 30 साल से नहीं रहा है। तो इस बार अगर सरकार है तो चाहे अशोक गहलोत हो और कोई भी हो, सरकार के विरुद्ध कुछ ना कुछ वातावरण होता है, पार्टी का है। तो ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण कांग्रेस पीछे 30 वर्ष के इतिहास को पलटते हुए और बीजेपी के विपक्ष में रहते हुए उसको पराजित करके और फिर से सत्ता में आ जाएगी। उनके हैं जैसे जो स्वास्थ्य की उनकी योजनाएं हैं, कई चीजें वहां गई हैं। और बीजेपी के काट के लिए जो बता रहे थे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी ने हिंदुत्व को सबसे ज्यादा मुद्दा बनाने की राजस्थान में कोशिश की है। जो वहां के उनके देवस्थान जो बोर्ड है उनके द्वारा मंदिरों पर 593 मंदिरों पर भगवा ध्वज लहराने की घोषणा हुई। जो कौशल्या रावत वहां की मंत्री है वो उंगली उठा रहे हैं। उनके बयान हैं कि हमारे पुजारियों के 3,000 से 5,000 वेतन किए गए हैं, 500 करोड़ रुपया से ज्यादा मंदिरों को देके यात्रा कराना, ये सारे कार्यक्रम, श्राद्ध के लिए पैसा, वार्षिक श्राद्ध के लिए पैसा। चूंकि एक वातावरण जो बना कन्हैयालाल की हत्या के बाद,
या वहां धर्म यात्राओं पर हमले के बाद, तो बीजेपी लाभ न ले जाए, इसलिए कांग्रेस ने ज्यादा कोशिश की है उसकी। लेकिन तो ये कहना कि केवल बीजेपी कर रही है, फैक्ट नहीं है। नहीं, मैं वो तो जाहिर है सर। देखिए, चुनाव जीतना है तो ऑब्वियसली दोनों ही पार्टियों की तरफ से। राहुल लाल जी इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन राहुल लाल जी जल्दी से देखिए, 2003 में वोटिंग परसेंटेज 2008, 2013, 2018 में कितना रहा आपने देखा, और किस तरीके से वो बढ़ता चला गया। 2008 में जरा सा डिप हुआ था, लेकिन फिर 2013 और फिर 2018 में जरा सा डिप हुआ। अगले 10 मिनट बाद 2023 में कितना वोटिंग परसेंटेज रहने वाला है, अगले 10 मिनट में ये तस्वीर आपके सामने में रख दूंगी। लेकिन राहुल लाल जी, अभी जिन बातों का जिक्र देश सर ने किया, बहुत सारी योजनाएं थी, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना रही, गैस सिलेंडर से लेके वृद्धावस्था पेंशन में इजाफा, अन्नपूर्णा फूड किट से लेके, लेकिन इसके बदले जब चित्तौड़गढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी तो 7,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का अनावरण उनकी तरफ से भी किया गया। क्या आपको लगता है कि वर्सेस में विकास के मुद्दे को प्लस हिंदुत्व कार्ड ये बीजेपी को मजबूती दे सकता है? देखिए, मैं इसका उदाहरण शुरू कर देता हूं कन्हैया लाल के मामले से ही। देखिए, उदयपुर के सीटों को ले लीजिए, क्योंकि मैं अलग अलग राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में गया हूं, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। उदयपुर एक ऐसा जगह रहा है जहां पे आसपास के जगहों पे उदयपुर चाहे शहर की सीटों जहां गौरव वल्लभ भी हैं, उन तमाम सीटों पे 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मजबूत पकड़ की स्थिति रही है वहां पे। लेकिन गुलाब चंद कटारिया भी वहां पे नहीं है, और मैं आपको कह रहा हूं वहां पे अगर आप चुनाव परिणाम में देखिएगा कि वहां पे कांग्रेस काफी अच्छे से मजबूती से लड़ रही है और कांग्रेस को काफी मजबूत रिस्पांस मिल रहा है। तो जहां पे कन्हैया लाल का प्रकरण हुआ है वहीं पे वो मामला नहीं बन रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में उसको मामला बनाना चाहती है। मैंने पहले भी कहा था कि कन्हैया लाल के प्रकरण में राज्य सरकार ने जिस तरह से त्वरित तौर पर कार्रवाई की, उनकी गिरफ्तारी की, वो एकदम एक सराहनीय कदम था। एनआईए की जांच अब तक कहां गई है, क्या उस पूरे प्रकरण में क्या चीजें रही है, उसका उत्तर हम लोगों को नहीं मिला है। दूसरी चीज की, देखिए अवधेश जी एक चीज कह रहे थे, मैं उससे कुछ सहमत भी हूं, लेकिन चीजें बदल रही हैं। देखिए, अगर हम लोग देखें पिछले 20 साल के चुनाव का एनालिसिस करके 60 सीटें ऐसी रही हैं भारतीय जनता पार्टी की जहां पे वो नहीं हारी और 21 सीटें कांग्रेस की रही है। लेकिन इस बार कई सारे जगह पे वो दुर्ग टूटते हुए नजर आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जिनके हम लोग दुर्ग कहते थे, वो तमाम जगहों पे, जैसे मैंने उदयपुर का उदाहरण दिया, वहां पे टूट रहा है। आप देखिए पाली में आपको जो है कि वहां पे आपको टूटता हुआ दिखेगा। कई अन्य सारे जगहों पे भी वो अलग अलग सीटों पे, ब्यावर के सीट देखिए वो 20 सालों से था, वहां पे भी मैंने देखा कि कांग्रेस काफी मजबूती के साथ, बड़े मजबूती के साथ लड़ रही है। लेकिन राजस्थान के वोटर का माइंडसेट भी बहुत अलग है। हर 5 साल में से ये देखा है, मतलब जो एक 5 साल के लिए किसी को पसंद करता है वो अगले 5 साल के लिए दूसरे को भी पसंद करता है। वोटर्स का ये मिजाज चल रहा है। मैं आती हूँ सर, बिलाल सर भी इस वक्त हमारे साथ है। बिलाल जी, जो अगर मैं दोनों ही पार्टियों की बात करूं तो क्या, अगर मैं एक पॉइंट में दोनों का आपसे पूछूं, कांग्रेस की कमजोरी और मजबूती आपको क्या नजर आती है राजस्थान चुनाव को लेकर, और बीजेपी की मजबूती और उसकी कमजोरी क्या लगती है आपको, जो वोटर के दिमाग पर एक डेंट कर पाएगी या वोटर का मिजाज थोड़ा सा बदल पाएगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जो रिवाज है, आपको मालूम है राजस्थान में एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है, एक बार बीजेपी की सरकार बनती है, लेकिन इस बार जो है वो चुनाव बिल्कुल अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। बीजेपी जो लगातार हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उनका साफ है। अभी कन्हैया लाल का जो मामला है उसको पोलराइज करने की पूरे राजस्थान में इन्होंने प्रचार किया, प्रधानमंत्री खुद उनका जिक्र कर रहे हैं, इनके जो कैंडिडेट हैं वो हर रैली में कन्हैया लाल का जिक्र कर रहे हैं, जो सबको पता है। उसके अलावा उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, और उनकी यही एक बहुत ताकत है कि उसको किसी तरीके से प्रचार करना है कि वहाँ पर किस तरीके से सरतन से जुदा और इस तरीके के कांड हो रहे हैं, यहाँ पर ये हो रहे हैं। तो बीजेपी तो शुरुआत से यही पोलराइज करने की उनकी आदत है, इसी चीज को ये मजबूत समझते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस इस बार इस रिवाज को तोड़ने का काम करेगी। आप चाहे उसका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, जिस तरीके से मैनिफेस्टो में आपको पता चल जाएगा कि गहलोत ने जो मैनिफेस्टो दिया है, गहलोत सरकार ने, उन्होंने खुद कहा प्रदेश के हर छात्र को अंग्रेजी मीडिया की शिक्षा की गारंटी मिलेगी। महंगाई से राहत देने के लिए प्रदेश के 1.05 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में घरेलू सिलेंडर दिया जाएगा। और जो गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के तहत हर परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000, ये बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिए, 10,000 सालाना अगर आप देने की गारंटी दे रहे हैं। प्लस में जा सकता है कांग्रेस, बिल्कुल प्लस ये प्लस में जा सकता है, आपको लगता है? बिल्कुल प्लस में जा सकता है, क्योंकि जो भरोसा गहलोत पे कर रहे हैं वहां राजस्थान के लोग, वो अब देखिए भाजपा जो है वो अपना अभी तक जो फाइनल सीएम का चेहरा भी नहीं दे पाई। नहीं तो वो तो अशोक गहलोत का भी नहीं है ना सर, देखा होगा प्रधानमंत्री ने एक बार भी उनका जिक्र नहीं किया। कांग्रेस क्या ये कह रही है कि अशोक गहलोत ही सीएम होंगे, जीतेगी कांग्रेस? सबको जग जाहिर है, वो तो सबको मालूम है नहीं, कौन नहीं, वो कह रही सीएम है रहेगा, क्या? ये पता है, ये कह वहाँ रही के है लोगों क्या? को भी पता है। जब राजस्थान के सीएम खुद अशोक गहलोत ने कहा है कि ये सीट मैं छोड़ नहीं सकता, ना
मुझे नहीं, मुख्यमंत्री सीट की मुझे सीट छोड़ छोड़ नहीं सकती है। सकती। सर उन्होंने करेक्ट कर रही हूँ मैं बिल्कुल ये आपको, बयान दिया गया है सीट मुझे नहीं बाकायदा। छोड़ेगी, ये कहा है बिल्कुल ये अशोक बयान गहलोत। दिया गया है, लेकिन भाजपा को इसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा जो इन्होंने कैंडिडेट अपना सीएम का नहीं किया है, वो नुकसान जाएगा। ठीक है सर, बस मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, इसीलिए माफी चाहूंगी। इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद स्वामी जी थे, डॉक्टर सुनील कौशिक, बिलाल खान साहब, राहुल लाल जी हमारे साथ थे, अवधेश जी और रत्नाकर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से खास बातचीत की है मेरी सहयोगी महिमा सिंह कंवर ने, एक बार उस पर भी नजर। अच्छा, मैं एक बयान के बारे में यहाँ पर आज चर्चा करना चाहूँगी। प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान आपने सुना होगा, गहलोत जी को नहीं मिले वोट जी, इसको लेकर कुछ बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी कमेंट पे मैं कमेंट नहीं करता। अच्छा, ये बताइए आप नाथद्वारा की को अगर हम देखें, क्योंकि आप पिछले कई बार से जीतते आ रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे जिसमें आप इस बार लोगों से कह रहे हैं कि आप मेरे पक्ष में वोट किए? डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में चौमुखी विकास के लिए जो मैंने काम किया है, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे रोड का क्षेत्र हो, उन कामों से जो लोगों के बीच में मैंने काम किया उनसे मैं भी संतुष्ट हूँ, जहाँ तक जनता भी संतुष्ट है। अच्छा, आप कई बार अब तक जीतते आए हैं, लेकिन इस बार आपके सामने रॉयल फैमिली राज परिवार को उतारा गया है, रणनीति समझ आ रही है कुछ इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी कि राजनीतिक पार्टी में राजनीतिक कार्यकर्ता जनता के बीच में दुख सुख में भागीदार निभाए, उन पार्टियों को, उन कार्यकर्ताओं को आगे लाना चाहिए। कई बार आप जीत चुके हैं, अब तक कोई बड़ी जिम्मेदारी अगर मिलती है तो जोशी साहब तैयार है उसके लिए? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो भी जिम्मेदारी मुझे मिली, चाहे मैं मंत्री रहा राजस्थान से, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, चाहे भारत सरकार में मंत्री रहा, चाहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी रहा, चाहे मैं आज विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, जो भी जिम्मेदारी पार्टी मुझे देती, मैं पूरी अपनी क्षमता से उस जिम्मेदारी का निर्वहन करता। थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ सीपी जोशी जी मौजूद थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जीत तो कांग्रेस पार्टी की होगी। अब देखना ये होगा कि आखिरी के इस पल में लोग किस तरह से आगे आते हैं, क्योंकि लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, अपने मत का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आखिरी के कुछ घंटे फिलहाल बचे हैं। कैमरामैन विवेक के साथ मैं महिमा सिंह कंवर, नाथद्वारा से, भारत 24 के लिए।